हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, बांद्रा ने तोड़ दिया संभल का रिकॉर्ड। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ साथियों, जब संभल में पत्थरबाजी हुई थी तो मुझे लगा था कि पत्थरबाजी की ये प्रकाष्ठा है। यस, कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी उसको अगर हम थोड़ा उसकी बात ना करें, उसे छोड़ दें, मुझे लगा था ये पत्थरबाजी की प्रकाष्ठा है। लेकिन बांद्रा ने पत्थरबाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मान लो बांद्रा रेलवे स्टेशन एक बैटल ग्राउंड, एक वॉर जोन बन गया था। इस लेवल की पत्थरबाजी वहां साथियों देखने को मिली है। फिर से कहूंगा, शुक्र है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। वैसे इंतजाम भाइयों ने पूरा कर लिया था कि ताबड़तोड़ फायरिंग होनी चाहिए थी और बड़ा नुकसान वहां पर जान माल का तो हुआ, जान का भी बहुत जबरदस्त वहां पर नुकसान साथियों देखने को मिलता। मार्केट रेट के हिसाब से लगभग 600 करोड़ का यह जमीन बताई जा रही है। जो 80 के आसपास इस जमीन पर कब्जा होना, रेलवे की जमीन पर कब्जा होना शुरू हुआ था। और बताया जा रहा है कि पैटर्नेज या छत्रछाया सुनील दत्त साहब की थी, यहां पर जब सांसद हुआ करते थे। हाई कोर्ट रेलवे पहुंचता है, हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि जमीन को खाली कराया जाए। अपोजिट पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। उसके बाद यह एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव साथियों एक बैटल ग्राउंड में बदल जाती है। बुलडोजर्स पहुंचते हैं और शुरू हो जाती है पत्थरबाजी, जबरदस्त पत्थरबाजी और जबरदस्त लाठीबाजी, जबरदस्त। और बहुत से विजुअल्स हम लोगों को देखने को मिले, बहुत से विजुअल देखने को मिले जिसमें कभी पत्थर चल रहे हैं, लाठी चल रही है, लोग भाग रहे हैं और वहां पर 2 मस्जिदें भी बनकर तैयार हो गई थीं और फाइनली उन मस्जिदों पर भी बुलडोजर चला। जी हां साथियों, पर इसी पत्थरबाजी, लाठीबाजी, बवाल, लोग सामान ले लेके भाग रहे हैं वगैरह वगैरह, उसी के बीच में एक आदमी का वीडियो, उसी क्षेत्र के एक आदमी का वीडियो वायरल होता है। वो देखने वाला है और सोचने वाला है। अतिक्रमण एक अलग बात है, यानी भारत का मूल निवासी कोई अतिक्रमण करे, गलत है, पर वो एक अलग बात है। लेकिन बांग्लादेश या रोहिंग्या आके अतिक्रमण करें, वो चीज और ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील हो जाती है। तो सुनिए ये आदमी क्या बोल रहा है। यहाँ से अगर सरकार निकाल देंगे उन्हें, तो यहाँ अपने इतने आदमी कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान में? वो तो अपने हिंदू देश को छोड़ के चले आए हैं इसलिए कि हिंदुस्तान में चलेंगे, हम भी जिएंगे, हमारे बच्चे भी जिएंगे। और जब यहाँ से निकाल के उनको भेज दोगे तो अपने बर्मा देश जा नहीं पाएंगे। तो बताओ कहाँ पे जिएंगे? रास्ते में तो खुद मर जाएंगे। तो उनके लिए ऐसा जगह बनाओ, एक साइट ऐसा बनाओ कि उनका भी व्यवस्था हो जाए, बर्मा वालों को भी और बांग्लादेशी को भी व्यवस्था हो जाए। हिंदुस्तान में सबका गुजर बसर हो जाए। लेकिन ऐसा व्यवस्था मत करो कि हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को, बर्मा देशी को भगा दोगे तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? भाईचारा वाली दिली बात ही नहीं रह जाएगा। सुना साथियों आपने? और एक बहुत वीडियो वायरल हुआ है जहां पर एक लड़का जिसका नाम जबीर अंसारी, मतलब पसमंदा है, जबीर अंसारी एक सीमेंट का ब्लॉक उठाकर एक पुलिस वाले पर फेंकता है। अगर वो ब्लॉक उस पुलिस वाले के सर पर लग जाता तो मुझे यकीन है कि वो आदमी बचता ना, और बचता तो शायद कोमा में चला जाता, वो उसका हाल होता। तो ये जो चीज हम लोगों को अब बांद्रा में देखने को मिली है, इससे पहले मैंने इस लेवल की पत्थरबाजी और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं देखी थी। अब आगे बात करते हैं। ये तो एक किस्सा हो गया जो आप सबको पता है, बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब यही चीज कुछ आपने पुलिस की सख्ती हाल में वेस्ट बंगाल में देखी है। भोजशाला का किस्सा सामने आया है कि अब वहां 4 दिन पहले, 10 दिन पहले मस्जिद वहां पे खत्म हो गई। अब वहां पर अलाउ थी नहीं कभी मस्जिद। मुसलमानों को अब नमाज पढ़ना वहां डिसअलाउ किया जा रहा है। मुसलमान उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जुमे के दिन वहां पर आरती हुई, क्योंकि नमाज वहां पर नहीं हुई। वो भी आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद अब उत्तराखंड से भी यह आदेश आ गया है कि ईद उल जुहा की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। इससे पहले आदेश नहीं था, इससे पहले जुमे का आदेश था। यूपी का भी आप लोग सब हालात देख रहे हैं कि यूपी में कितनी सख्ती से इस चीज को अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और यूपी में और मौलानाओं ने, उलेमाओं ने यह अपील की है ईद उल जुहा के लिए, बकरीद के लिए, कि भाई अगर भीड़ हो जाए तो आप 2 या 3 शिफ्टों में नमाज पढ़ेंगे,
सड़क पर आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, जो गलत है। और ऐसी ही अपील लगभग काफी लोगों से हम लोगों को वेस्ट बंगाल से भी देखने को साथियों मिली है। वेस्ट बंगाल से एक और नई चीज देखने को मिली है, पर अपनी बात को यहां पर लाके सब चीजों को जोड़ूंगा जो बता रहा हूं कि वहां पर इस अपील के साथ साथ कि सड़क पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, यह अपील भी आई है कि भैया गौ मांस से दूरी बनानी चाहिए, गौ कशी से दूरी बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी रील्स आ रही हैं जहां पर मुसलमान, ये 2-3 तो बहुत ही वायरल हुई हैं, कि जहां पर मुसलमान कह रहा है कि नहीं भैया हमें गाय नहीं काटनी, हमारे कैटल मार्केट से जहां पर भी बकरे बकरे बिक रहे हैं, कटरे भैंस बिक रही हैं, वहां से आप गाय को लेकर चले जाएं। या आप लोग जो अवैध लोग हैं उन्होंने भी ये चीज देखी होगी। वैसे आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि वेस्ट बंगाल में अभी भी गौ कशी पर टोटल रोक नहीं है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बतौर वक्ता अधिवक्ता बता रहा हूं। 1950 एक्ट का वहां पर लागू है, कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में आप अभी भी वेस्ट बंगाल में गौ कशी अंडर लाइसेंस कर सकते हैं। जैसे बहुत से दक्षिण भारत में भी स्टेट हैं जहां पर अंडर लाइसेंस या इस कंडीशन पर आप गौकशी कर सकते हैं। वो बात अलग है कि उन लाइसेंस की आड़ में ऐसी भी गौकशी होने लगती है जो अलाउड नहीं है। ये बात वेस्ट बंगाल को लेकर बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। और ये भी अपीलें मैं बहुत सी देख रहा हूं जिसमें बहुत से मौलाना ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। वेस्ट बंगाल से भी नजर आ रहा है। इस बात को लेकर एक ही बात कहूंगा, या तो तुम व्यंग कस रहे हो, या तो तुम व्यंग कस रहे हो यूं कह के, और या तुम एक बहुत ही घटिया टाइप का ओवर अलतकिया कर रहे हो। अब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अलतकिया भी मुझे सिखाना पड़ेगा है ना। ओवर कभी कुछ चीज नहीं करी जाती। चलिए, या फिर ये मान लिया जाए फिलहाल आप इतने डरे हुए हैं कि आपकी हिम्मत बहुत जल्दी जवाब दे गई है। पर इतना मैं जरूर कहूंगा वेस्ट बंगाल को लेकर, कहीं 1-2% में गलत साबित हुआ हूं, क्योंकि मैं ये सोचता नहीं था कि वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत ही टकनों पे लाठी चलने के बाद इतनी जल्दी सुधार आएगा। और एक चीज मैं पहले हमेशा बोलता था, मैं अपनी देखी बातें याद करके आप लोगों को बता रहा हूं जहां पर भी मैं थोड़ा गलत साबित हुआ हूं, कि वेस्ट बंगाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना घुला मिला है वामपंथ और टीएमसी की आइडियोलॉजी में कि बीजेपी को अपना सिस्टम वहां पे इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। याद है मैं बोला करता था, यहां पर भी मैं थोड़ा गलत साबित हुआ हूं, क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं था कि देखिए आईएएस आईपीएस तो बाहर से जाते हैं, कैडर चेंज हो जाता है, तो चलिए हम वो मान लेते हैं, सेंटर की जॉब से कनेक्टेड होते हैं, वो परफॉर्म करेंगे बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे पॉलिटिकल दबाव की वजह से। लेकिन वहां पे जो स्टेट सर्विसेज के लोग हैं, वहां का होम गार्ड, वहां का सिपाही, वहां का दरोगा, वहां का ट्रैफिक वाला, वहां का बाबू, जिस तरीके से चिढ़ा हुआ निकला है मुसलमानों से, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, मेरी सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल साइंस ने इस चीज का अनुमान नहीं लगाया था। और इसी बात से पता चलता है कि कितना वो नीतियों के चलते वहां मुसलमान की हरकतों को लेकर चिढ़ा हुआ था, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था, कानून को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। वो आप अब शायद ऐसा लगता है कि यूपी की भी पुलिस से आगे बढ़ चढ़कर इंप्लीमेंट साथियों कर रहा है। तो अपनी बात को जब मैंने कहा ना, मैं एंड में को एक जगह समेट कर इसको एक जगह लाकर रखूंगा, तो देखो भाई, लगता है अब जैसे मोदी जी ने केंद्रीय नेतृत्व से हटकर गुजरात को चलाया था, इसी तरह अब बहुत से मुख्यमंत्रियों को एक बात समझ में आ गई है कि या तो पुराना मोदी फॉर्मूला राज्य का जब वो मुख्यमंत्री थे, या उत्तर प्रदेश का योगी फॉर्मूला। अगर आपको अपने राज्य में पकड़ बनानी है, न्यूसेंस खत्म करना है, जो वहां पे नौकरियां हैं, रोजगार है, तरक्की है, वो एक अलग, वो एक साइमल्टेनियस साथ साथ चीज चलती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि इसी से सारी चीजें पूरी हो जाएंगी या सारा भाजपा का वोट इतना है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक बहुत सा वोट भाजपा का इसी के लिए भाजपा को पड़ता है कि तुम न्यूसेंस को कंट्रोल करो। और बहुत से मुख्यमंत्री हो गए, आप हिमंता जी देख लें, अब आप शिवेंदु देख लें, फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा धामी साहब में एक चेंज आना शुरू हुआ करीबन 3-4 साल से, आप लोगों ने अगर आप फॉलो कर रहे हो। योगी जी ने इस मॉडल को लॉन्च किया, फडणवीस साहब अब जो चीज को इस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है,
तो बहुत से मुख्यमंत्रियों को अब ये समझ आ गया है या ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि केंद्रीय नेतृत्व अपने हिसाब से अपनी राष्ट्रीय राजनीति करेगा या अंतरराष्ट्रीय राजनीति करेगा। उसे जियोपॉलिटिक्स भी देखनी है, बहुत सी चीजें बाहर की देखनी है, लेकिन राज्य में न्यूसेंस को बिल्कुल कुचल डालो, बिल्कुल खत्म कर डालो और लाठी बिल्कुल तोड़ दो। और यकीन करो, देखो मुसलमानों, वेस्ट बंगाल की विक्ट्री के बाद तुम्हारे भाई ने क्या बोला था कि अब जबरदस्त लाठी चलने का टाइम आया है। लेकिन इसी गौकशी को रोकने के लिए अगर ममता के पीरियड में बीजेपी ने यह अपील की होती तो जाहिर सी बात है आप इसे कभी ना मानते। सड़क पे नमाज को लेके आप इस बात को कभी ना मानते, इसका या अतिक्रमण हटाने को लेके आप कभी ना मानते। इससे एक बात ये स्पष्ट साबित हो रही है कि आप में ये मुसलमानों हम में बदलाव नहीं है। हम लाठी कानून से अब इतना डर गए हैं, विरोध शुरू में किया था, कि अब हमारी हिम्मत बिल्कुल साथियों जवाब दे गई है। ध्यान रखो, आने वाला वक्त और लाठी तोड़ डंडा तोड़ हो सकता है। इसलिए तुम लोगों को अभी पहले भी समझाया था, अब भी समझाया, अब भी गाली दोगे, पहले गाली दोगे, कि इस चीज पर कंट्रोल करना सीखो, वरना लाठी भी खाते हो, घर भी टूटता है, जेल भी जाते हो। सबसे बड़ी बात, टोटल मिलाकर कौम की बड़ी बेइज्जती होती है, जैसी बेइज्जती इस टाइम मुझे भारत में कई राज्यों में साथियों मुसलमानों देखने को मिल रही है। तुम भले उसको मानो या ना मानो, जितने भी आज तुम बदलाव लाठी और डंडे की वजह से कर रहे हो, इन सारे बदलावों के लिए तुम्हारा भाई 2-4 साल से नहीं 20-22 साल से मैं बार बार वो पेपर कटिंग्स क्या दिखाऊं, सड़क पर नमाज को लेके, गौकशी को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात को लेकर, और कितनी चीजों को, राम मंदिर को लेकर तुम्हारा भाई कब से 20-25 साल से समझाता आया है। लेकिन अब तुम्हें डंडे के डर से ये बात समझ में आ रही है। हो सकता है अब भी तुम यही कमेंट करके बोलोगे हमारा भी कभी वक्त आएगा। तो एक दौर भारत ने ऐसा देखा कि लगभग पूरे भारत पर मुगलों की हुकूमत थी। बीच बीच में टुकड़ों में, कभी नॉर्थ इंडिया में, कभी बंगाल में, कभी इधर पंजाब में, इस तरह से हुकूमत थी। तो धीरे धीरे उस हुकूमत से आज तुम यहां पहुंच गए हो, तो इसको भी तो बोल दिया करो कि कभी वक्त बदलता है, अब हमारा वक्त चला गया। और जो वक्त चला गया उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। तुम्हारे मौलाना, तुम्हारे नेता तुम्हें एनालिसिस नहीं करने देंगे। मुझसे मिलो, मीटिंग्स करो, मैं तुम लोगों को ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा कि तुमने यहां पर क्या गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हो जो आज की तारीख में यूके में कर रहे हो, कि जब मुसलमान की जरा सी ताकत बढ़ती है, वो कंधे पर बैठकर बहुसंख्यक के कान में सुसु 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 करने लगता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब वो बहुसंख्यक भड़कता है, अभी यूके में नहीं भड़क रहा है, जिस दिन भड़केगा तुम सोच नहीं सकते कितनी कुटाई होगी। लेकिन आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।